नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को रोजगार एजुकेशन चैनल पे। तो मैं सौरभ यादव आज आपके लिए लाए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आज हम देखेंगे कि राजनीति शास्त्र से यहाँ से अधिकतर प्रश्न बनते हैं। तो अभी फ़िलहाल में जो प्रेजेंट टाइम में आपका एग्ज़ाम हो रहा है एसएससी जीडी में, तो यहाँ से प्रश्न बहुत हमने देखे। तो इसलिए हम सोचे कि क्यों ना आप लोग के लिए एक पॉलिटिकल की पूरी कंप्लीट वीडियो बना दी जाए। तो चलते अपने वीडियो पर। क्या दिया है आज का, तो आज हम देखेंगे कि भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो आज हमारा टॉपिक जो है वह है आपका भारतीय संविधान की विशेषताएं, यानी कि फ्यूचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके बारे में आज हम समझेंगे। तो क्या दिया है कि भारतीय संविधान को अर्ध परिसंघीय कहा गया है। तो आपका जो भारत का संविधान है उसे अर्ध परिसंघीय कहा गया है, जिसमें परिसंघीय और एकात्मक दोनों की विशेषताएं है। तो क्या दिया है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन कॉल्ड सेमी फेडरल, यानी कि आपका सेमी फेडरल मतलब कि आपका अर्ध परिसंघीय हो गया, और हैविंग फ्यूचर्स ऑफ बोथ फेडरल्स इन यूनिटरी। तो आपका जो दिया है कि भारतीय संविधान को अर्ध परिसंघीय कहा गया है, जिसमें परिसंघीय और एकात्मक दोनों की विशेषताएं निर्मित है। तो आगे दिया है कि भारतीय संविधान के मूल ढांचे को कहीं भी परिसंघात्मक या परिसंघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो आपका जो भारत का संविधान है, जिसका ढांचा तैयार किया गया है, उसमें आपका परिसंघात्मक यानी कि सेमी फेडरल और या आपका बोथ फेडरल का कोई प्रयोग नहीं किया गया है। तो ये आपकी संविधान की विशेषताएं थी। तो आगे चलते हैं। तो आगे क्या दिया है कि अब देखते हैं कि प्रमुख इसकी विशेषताएं क्या है, यानी कि मेजर फ्यूचर। तो हम देखेंगे इसके प्रमुख विशेषताएं। तो क्या इसकी विशेषता है कि भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा निर्मित विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है, तो आपका भारत का संविधान है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज द लार्जेस्ट राइटिंग कॉन्स्टिट्यूशन इन दिस वर्ल्ड, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है। तो आपका भारत का जो संविधान है वह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और इसके मूल अधिकार में एक प्रस्तावना, और जो आपके इसके जो मूल अधिकार फंडामेंटल राइट है, इसमें एक प्रस्तावना और 395 आर्टिकल तथा 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल यानी कि 8 अनुसूचियाँ थी। तो आपका ये प्रमुख विशेषताएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलते हैं अपने आगे वाले टॉपिक पे। क्या दिया है, दिया कि राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि डीपीएसपी। डीपीएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका शॉर्टकट नाम होता है डीपीएसपी, जिसे हम डीपीएसपी कहते हैं। इन नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो जो आपका डीपीएसपी है, यह आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि डीपीएसपी आपके किस संविधान से यानी किस देश से लिया गया है। तो आपका जो डीपीएसपी आपके आयरलैंड के संविधान से यानी कि देश से लिया गया है, और इसके जो नीति निर्देशक तत्वों के संविधान को आत्मा कहा गया है। तो संविधान की आत्मा, डीपीएसपी को संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो आपके जो हैं ये आपके ग्रेनविल ऑस्टिन ने। तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों को संविधान का आत्मा कहा है। तो ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि डीपीएसपी को संविधान की आत्मा किसने कहा, तो आप बताएंगे कि ग्रेनविल ऑस्टिन ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा। और जो इसका उल्लेख है, ये इसका आर्टिकल आपका 36 लेके 51 तक इसका मेंशन यानी कि उल्लेख किया गया है इस आर्टिकल में। तो चलते हैं अपने अगले पे। तो अगला क्या दिया है कि वयस्क मताधिकार। अब देखते हैं कि आपका वयस्क मताधिकार यानी कि एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है। तो इसमें क्या दिया है कि संविधान के 61वें कॉन्स्टिट्यूशनल संशोधन में,
तो आपके संविधान के 61 संविधान संशोधन यानी कि 1989 के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो आपका जो संविधान के 61वें संविधान संशोधन जब हुआ था 1989 में, उस समय मतदान देने की जो आयु थी वो आपकी 21 वर्ष थी, और उस समय 21 वर्ष से घटाकर इसको 18 वर्ष कर दी गई। कब कर दी गई थी? तो आपका 1989 में कर दिया गया था 61वां संविधान संशोधन द्वारा। तो ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इसको स्टार बना लेना कि संविधान के 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान की आयु आपकी 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई, घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगला दिया है कि सोशलिस्ट स्टेट किसे कहते हैं, यानी कि समाजवादी राज्य। इसके बारे में देखते हैं क्या दिया है कि समाजवादी शब्द आपका जो संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1976 में जोड़ा गया। तो ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न बन सकता है कि संविधान जो आपका समाजवादी शब्द वह संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो आप बताएंगे कि 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया, यानी कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? आपका 1976 में से जोड़ा गया। तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। तो अगला टॉपिक दिया है कि फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मूल कर्तव्य किसे कहते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो क्या दिया है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक नया भाग, तो कौन सा भाग आपका है? जो भाग है वो आपका 4 का एवं आर्टिकल आपको 51 का जोड़कर नागरिकों के मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है। तो यह भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या दिया कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक नया भाग, यानी कि कौन सा भाग? आपका 4 का एवं आर्टिकल्स आपके 51A में जोड़कर नागरिकों के मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है। तो कौन सा शामिल किया गया है? आपका यहाँ पे दिया है कि भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य देखते कौन कौन है। तो आपका एक फ्रीडम हो गया, एक डेमोक्रेटिक हो गया, आपका पंथ निरपेक्ष और सोशलिस्ट और इक्वालिटी और ब्रदरहुड और संप्रभुता। तो यह सब आपके भाग 4 क में 51 क के तहत जोड़कर ये आपके फंडामेंटल ड्यूटीज में शामिल किया गया है। तो आपका स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, समानता, बंधुत्व और संप्रभुता, ये आपके फंडामेंटल ड्यूटीज में जोड़े गए थे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। क्या दिया है कि अब दिया है कि राष्ट्रीय ध्वज के बारे में देख लेते हैं कि नेशनल फ्लैग किसे कहते हैं, इसे कब स्वीकार किया गया, इसकी लंबाई कितनी है इसमें, तो ये सब आप देखते हैं। तो क्या दिया है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो अगर एग्जामिनर पूछ सकता है कि राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया, तो आपका जवाब होगा कि 22 जुलाई 1947 को। तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज यानी कि नेशनल फ्लैग को स्वीकार किया गया, यानी कि अडॉप्ट किया गया। 22 जुलाई 1947 को आपका नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल के अनुसार। तो इसकी लंबाई कितनी होती है? तो इसकी लंबाई व चौड़ाई का जो अनुपात है ये आपका 3:2 है। तो आपके जो नेशनल फ्लैग है उसकी जो लंबाई है 3:2, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात दिया है वह अनुपात आपका 3:2 होगा। और इसके सेंटर में 24 स्पोक्स यानी कि 24 तीलियाँ होती है। तो आगे क्या दिया है कि 12 मार्च 2018 को कर्नाटक के बेलगाम में देश का सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा जिसकी ऊंचाई 361 फुट फहराया गया। तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसलिए हमने इसको अलग से लिख दिया है कि 12 मार्च 2018 को कर्नाटक के एक गांव है जो बेलगाम में देश का सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा जिसकी लंबाई 361 फुट यह फहराया गया है। तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। क्या दिया है कि अब देखते हैं कि राष्ट्रीय चिन्ह यानी कि नेशनल एम्बल किसे कहते हैं, इसे कब स्वीकार किया गया। तो जो आपका राष्ट्रीय चिन्ह यानी कि जो आपका नेशनल एम्बल है यह भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है।
तो सारनाथ के जो अशोक स्तंभ है ये इससे आपका राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। जो आपका सारनाथ ये आपके वाराणसी में पड़ता है, यानी कि द नेशनल एम्बल ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम द अशोक पिलर एट सारनाथ, यानी कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। तो अगला देखते हैं कि भारत सरकार यानी कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडॉप्टेड द अशोक पिलर एज द नेशनल एम्बल ऑफ जनवरी 26, 1950, यानी कि भारत सरकार ने अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया। तो भारत ने, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि भारत ने राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया, तो आपका जवाब सही होगा कि 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारत ने या भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह यानी कि नेशनल एम्बल को 26 जनवरी 1950 को अपनाया। तो ये आपके कहाँ से लिया गया है, तो ये आपके सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है, जो वाराणसी में, सारनाथ में वाराणसी में पड़ता है। तो चलते हैं अपने अगले, क्या दिया आपका अगला दिया कि अब नेशनल एंथम के बारे में देख लेते हैं, यानी कि राष्ट्रीय गान। तो राष्ट्रीय गान कब स्वीकार किया गया, इससे पहले कहाँ गाया गया, किसने किस भाषा में लिखा गया है, किसने लिखा है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो क्या दिया है कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूलतः बांग्ला भाषा में रचित और संगीतबद्ध यानी कि जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया। तो यह भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, तो इसलिए हमने इसको स्टार बना दिए हैं। तो अगर यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया, तो आपके राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। तो राष्ट्रीय गान किस भाषा में लिखित है, तो आपका राष्ट्रीय गान आपके बांग्ला भाषा में लिखित है। तो इस राष्ट्रीय गान को किसने लिखा, तो आपका सही विकल्प होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान को लिखा था बांग्ला भाषा में। तो राष्ट्रीय गान आपके कौन सा, यानी कि जन गण मन जो आपके राष्ट्रीय गान है, ये आपके भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में 24 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया। तो यह सर्वप्रथम कहाँ गाया गया, तो यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जब 26वां अधिवेशन चल रहा था उस समय कलकत्ता में गाया गया था। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम किसके अधिवेशन में गाया गया, तो आपके राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में यह आपके कलकत्ता में गाया गया था। कब गाया गया था, तो आपका होगा राइट आंसर 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 26वें अधिवेशन के तहत यह गाया गया था। इसकी जो समय सीमा होती है यह आपकी 52 सेकेंड होती है। तो आपके जो नेशनल एंथम है इसकी जो टाइम पीरियड थी आपके 52 सेकेंड का होता है। तो चलते हैं अपने अगले वाले पे। तो अगला क्या दिया है कि नेशनल सॉन्ग। अब देखते हैं कि राष्ट्रगीत किसने लिखा, इसे कब अपनाया गया, सर्वप्रथम कहाँ पे गाया गया है नेशनल सॉन्ग। तो आपका जो नेशनल सॉन्ग है द नेशनल एंथम वंदे मातरम वाज कंपोज्ड बाय बंकिम चंद्र चटर्जी इन संस्कृत। तो इसका अर्थ होगा कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम की जो रचना वो आपके बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में की थी। तो यह भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि राष्ट्रगीत की रचना किसने किया था और किस भाषा में की गई थी। तो राष्ट्रगीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था, आपके संस्कृत भाषा में किए थे। और इसे भी पहली बार सन 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जब इसका 12वां अधिवेशन चल रहा था उस समय कलकत्ता में इसे गाया गया था। तो यह भी आपका पहली बार सन 1896 में, आप समय को याद कर लेना, 1896 में 12वां सीजन जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था उस समय कलकत्ता में आपको राष्ट्रीय गीत यानी कि नेशनल सॉन्ग को गाया गया था। तो चलते हैं अपने अगले वाले टॉपिक पर। क्या दिया है, अब आगे दिया है कि यहाँ की यानी कि विभिन्न देशों के संविधान से लिया गया प्रावधान। तो आप अभी आपका वीडियो है यानी कि जो आपका, तो यहाँ पे दिया है कि प्रिविलेजेस टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस कंट्री, यानी कि जो आपके भारत में संविधान जो कहाँ से किस देश से लिए गए हैं उसके बारे में इस वीडियो में देखेंगे। तो आपका
अमेरिका आता है तो अमेरिका से आपका प्रस्तावना के शब्द लिए गए हैं और मूल अधिकार आपके भी अमेरिका से संविधान से लिया गया है और स्वतंत्र न्यायपालिका भी आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और जो आपका अगला क्या लिया गया है कि यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया भी आपके अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। और राष्ट्रपति पर अगर आपको महाभियोग लगाना है तो यह भी आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और उपराष्ट्रपति का पद और लोक जनहित याचिका यह सब आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ से तो प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें, जरूर देखें। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। और चैनल को जो नए बच्चे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम जब भी अपना नया वीडियो लाएं तो आपको सर्वप्रथम नोटिफिकेशन मिले। तो क्या दिया है कि अमेरिका से क्या क्या लिया गया था, यानी कि अमेरिका से आपका वर्ड्स ऑफ प्रिएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंट जुडिशरी यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका, जुडिशियल रिव्यू प्रोसेस ऑफ रिमूवल फ्रॉम ऑफिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया जो आपकी होती है ये आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला दिया है कि इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लगाना है तो यह भी आपके अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आपका लोक जनहित याचिका भी, और जुडिशियल रिव्यू। और आपका जो है कि वाइस प्रेसिडेंट को भी यानी कि उपराष्ट्रपति का पद आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो चलते हैं अपने आगे वाले पे। आगे दिया है कि ब्रिटेन के देखते हैं ब्रिटेन से क्या उनसे संविधान लिया गया है। तो ब्रिटेन से आपका विधि का शासन लिया गया है, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय यह आपके ब्रिटेन से लिया गया है। और विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका और संसदीय विशेषाधिकार ये सब आपके ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। कौन कौन से आपके रूल्स ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम, सिंगल सिटीजनशिप, बाईकैमरल सिस्टम, लॉ मेकिंग प्रोसेस, डिसीजन ऑफ इलेक्शन, विक्टोरी ऑफ द बेसिक ऑफ मैक्सिमम वोट्स, रोल ऑफ द पोस्ट ऑफ स्पीकर इन दिस लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट यानी कि विशेषाधिकार। तो ये सब आपके ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो आगे चलते हैं। आगे दिया कि दक्षिण अफ्रीका से कि कौन सा संविधान लिया गया है। तो आपके दक्षिण अफ्रीका से आपके संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये भी बहुत ही पूछा जाने वाला प्रश्न है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है। तो आपके साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका से आपका संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन यह भी आपके साउथ अफ्रीका से लिया गया है। तो फ्रांस देखते हैं कि फ्रांस से आपका गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली गई है और दूसरा स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की सिद्धांत ये दोनों आपके फ्रांस से लिए गए हैं। और रूस आपका यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज और प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श ये सब आपके रूस से लिए गए हैं। तो आगे देखते हैं क्या दिया, कनाडा से देखते हैं क्या क्या लिया गया है। तो आपके कनाडा से यानी कि सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना यानी कि जब शक्तियों का अलगाव तथा और जो अवशिष्ट शक्तियाँ उसे केंद्र में निहित करना यह आपके कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला क्या लिया गया कि यानी कि राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति, अगर राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करनी है केंद्र द्वारा तो यह भी आपके कनाडा के संविधान से लिया गया है। और अगला उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय यह भी आपके कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो देखते हैं जर्मनी से क्या लिया गया, यानी जर्मनी से आपका जो आपातकालीन उपबंध यानी कि इमरजेंसी प्रोविजंस ये आपके जर्मनी के संविधान से लिया गया है आपातकालीन उपबंध। और आपके जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये आपके जापान के संविधान से लिया गया है कि यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो आगे देखते हैं। तो आगे क्या दिया कि देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से
क्या क्या लिया गया है, तो आपके ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची यानी कि कनकरेंट लिस्ट, व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, यह आपके ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और आपका लिया गया है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी कि ज्वाइंट सीटिंग ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि संसद के दोनों सदनों की जो आपका संयुक्त बैठक होगी यह आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अब देखते हैं कि आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है। तो आयरलैंड के संविधान से आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP जिसे कहते हैं, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और दूसरा राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, और आपका तीसरा दिया कि राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, ये तीनों आपके आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो साथ ही आज के सिर्फ इतना ही। अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमने अपना टेलीग्राम चैनल जो है वो इसका लिंक पिन कर दिया है, आप वहां से जाकर इसका PDF ले सकते हैं। जो हमारा जब भी वीडियो बनाते हैं तो उसका PDF हम टेलीग्राम पे ही अपलोड करते हैं। तो आप लोग इसका PDF के लिए हमारे टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ से आप अपना PDF से भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।